से निजात दे, जो पुरसुकून वो हालात दे, सभी मुश्किलों को तू टाल दे, हमें आफतों से निकाल दे। तेरे आगे है यही इल्तिजा, तू गफार है मेरे मौला, तू अलीम है मेरे मौला, तू गफार है मेरे मौला, तू अलीम है मौला। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वेलकम करना चाहूँगी मॉर्निंग विद जुगन में। आपकी आज मुलाकात हुई, हमारे शो का आगाज़ किया हमदे बारी ताला से। बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं सज्जाद अली। वेलकम टू द शो। और सज्जाद के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला आगे जाके जारी रहेगा। हमने सोचा कि जब सज्जाद हमारे साथ है तो सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। व्यूअर्स, सज्जाद अली इज़ फ्रॉम फैसलाबाद और इनको वॉइस ऑफ फैसलाबाद के टाइटल से भी जाना जाता है माशाल्लाह से। और व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारा पूरा बैंड भी होगा, उनसे भी आगे जाके आपकी मुलाकात कराऊंगी। व्यूअर्स, आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ अबाउट 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जब हम रब ताला की बात करते हैं, जब रब ताला के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जहन में यही बात आती है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी क्राइसिस आएगा तो हमारा रब ही उसको रिज़ॉल्व करेगा। जितनी हम रब ताला से दुआ करेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी रब ताला ने रखी है कि तुम अपने बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। हम इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं व्यूअर्स? हमारी सकत में जब होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता या हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ेगा तो हम दूसरों के काम नहीं आते। व्यूअर्स, ये हमारे माशरे की बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, जहाँ पे जुगन का टेस्ट होता है, हमारे सेट पे जो सारे लोग हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि भाई मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, फ़लाँ शख्स है वो मसले में है, क्या तुम उसका मसला हल करने में उसकी मदद करोगे? क्या आगे बढ़ के कोई एफ़र्ट करोगे या फिर बस अपनी ज़ात के बारे में ही सोचते रहोगे? व्यूअर्स, ये तो वो वाली चीज़ के जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों के आप काम आएंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी, लेकिन इस नीयत से किसी के काम ना आए कि इसका मुझे ये फ़ायदा होगा, बस करते चले जाएँ और उसी तरह रब ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करते चले जाएंगे। ये बात करने का रीज़न, इसका पर्पस बड़ा ही सिंपल है व्यूअर्स। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। A+ और पब्लिक न्यूज़ ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपेन शुरू की है। दुकानदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से लोग जाके अपना सौदा और सामान ख़रीदते हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे आपके घर का ड्राई राशन हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, घर की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। रमज़ानुल मुबारक में, इतने बाबरकत महीने में जहाँ पे हमें हया करनी चाहिए और कीमतों को रिड्यूस करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कीमतें डबल और ट्रिपल कर दी जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम एक ऐसे माह मुबारक का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? ये सोचने की बात है। हमने तो ये कैंपेन शुरू की है और बहुत से लोगों से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने रब्ता किया और ये कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम कीमतों को मुनासिब रेट पे रखें, बस अल्लाह करे कि पीछे से जो लोग हमें चीज़ें सेल करते हैं वो भी रीज़नेबल प्राइस पे सेल करें। लेकिन व्यूअर्स, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अगर मसाले का डब्बा फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये का है तो वो पीछे से 10 रुपये का ही आ रहा है। अब उसको 10 रुपये की जगह 12 रुपये पे चलो बेचते हैं दुकानदार, तो वो तो फिर भी चलो अंडरस्टैंडेबल है, उन्होंने अपना भी खर्चा निकालना है। लेकिन 10 की जगह जब उसको 40 रुपये में बेचा जाएगा तो वो ज़्यादती का अगला लेवल है। हमारी कैंपेन देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और ज़रूरी गुफ्तगू आपके साथ करनी है।
दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखिए, सजाद से जब मुलाकात हो ही गई है तो साथ जो हमारा बैंड है उनसे मुलाकात उतनी ही ज़रूरी है। क्रिस्टोफर हमारे साथ हैं गिटार पे, देन ऑफ कोर्स वी हैव मोहसिन ऑन द ड्रम, मोहसिन भाई ऑन द ड्रम, वी हैव राशिद ऑन द कीबोर्ड एंड वी हैव खुरम जावेद ऑन द तबला। अस्सलाम वालेकुम। एंड व्यूअर्स, जब साथियों की बात करते हैं तो हमारी एक बहुत ही प्यारी और पुरानी साथी शेफ मुनीरा भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुनीरा, आज किचन में क्या बनेगा? आज किचन में आपको पता है स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज ड्रिंक बच्चों के लिए बना रही हूँ और साथ एक सैलेड बनाऊंगी जिसमें उनकी पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड होंगी, साथ उसमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी दूंगी। और जो बच्चे बहुत शौक से पास्ता मैक्रोनीज शौक से खाते हैं तो आज की रेसिपी उनको बहुत पसंद आई, आज वो बनाने जा रही हूँ। डन। तो आप अपनी प्रेपिंग कर लें, थोड़ी देर बाद किचन में आके हम टोटल फोकस के साथ अपनी रेसिपीज बनाएंगे। ठीक हो गया। डन। सो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं अहम चीज़ों की, इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो हम अभी शो शुरू करने से पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे कि साहिब औलाद होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। रब ताला का कितना करम होता है उन लोगों पे जिनके यहाँ औलाद होती है। मुझे पता है ये तो हर घर की सिचुएशन होती थी बहुत अरसा पहले, अब सिचुएशन बहुत बदल गई है। अब तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई गायनी का या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे मर्द में हो या फीमेल में हो, कि लोगों के यहाँ बच्चे नहीं होते और फिर लोग अपसेट भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं। अक्सर औकात मर्द में भी प्रॉब्लम अगर हो, उसके बावजूद मर्द तलाक दे के अगली शादी कर लेता है, फिर अगली शादी कर लेता है और बार बार शादियाँ करता चला जाता है, बच्चे फिर भी नहीं होते। सो इन सब चीज़ों का एक बहुत ही शायद इतना सिंपल हल नहीं है, लेकिन हल ज़रूर है। हमारे साथ आज पाकिस्तान की IVF क्वीन है, शी इज़ नोन एज द IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान। ये पहली पाकिस्तानी डॉक्टर है जिनको इस टाइटल से अवार्ड किया गया बाय द फादर ऑफ एंड्रोलॉजी, और ये पायनियर हैं इन रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल्स थेरेपी विद एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। प्रोफेसर पैनोस ज़ैवोस जो हैं उनके साथ मिल के इन्होंने बाकायदा एक हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो किया, विच इज़ कि पहला स्टेम सेल बेबी जो है वो इन लोगों ने मिल के एक कपल को हेल्प किया कंसीव करने में, और अब वो बच्चा माशाल्लाह 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 इज़ 5 years old। तो अल्लाह का बहुत करम है। हमने बल्कि सेलिब्रेट भी किया था लास्ट वीक। तो हमने सोचा कि डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ को आज फिर प्रोग्राम में बुलाते हैं, और जो लास्ट टाइम हमने बात छोड़ी थी कि ये ओवेरियन फेलियर क्या चीज़ होती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने असल में बहुत सारे प्रोग्राम मौलवियों से किए हैं, मौलवियों के साथ लोगों से फतवे लेने के लिए कि स्टेम सेल जायज़ है या ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने मेरी ये सरिश्त में बिठा दिया है कि सलाम का जवाब इसी तरह करना है। बिल्कुल सही। और एक बात ये भी है कि आपको बाय द वे यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर जिनको आपकी रिसर्च को एट द ESHRE प्लेटफॉर्म एशरे जो प्लेटफॉर्म है इन जर्मनी में 2014 में, आप वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग भी पहली दफ़ा उन्होंने हमारे यानी दैट वाज द रिसर्च फर्स्ट टाइम एक पाकिस्तानी डॉक्टर की रिसर्च को उन्होंने एज ए स्पीकर, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च नहीं लोग करते, और अगर करे भी ना जुगन तो उसका बड़ा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है अपने कोलीग्स। जब मैंने पाकिस्तान में 2013 में अपनी रिसर्च बताई
तो कैन यू इमेजिन, मुझे बहुत सारे कोलीग्स ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, और जब मेरी वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हो गई तो वो मेरे लिए बहुत फिर सब ने वाह वाह करनी शुरू कर दी, कहा हमें तो पता था। हाँ नहीं हम तो बड़े, हाँ वो होता है, यू नो वेरी वेल क्या होता है। आई नो वेरी वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मैम जब भी कोई नई चीज़, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मेजर इशू ये है कि बड़ी जगहों पे लोग सर में कील ठोक दिया हाँ। कि लड़का हो जाए पैदा। बिल्कुल। आप सोचें छोटी सी बच्ची की जान ले ली बाप ने कि बेटी क्यों पैदा हुई। कभी कभी बल्कि बड़ी दफ़ा मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम जहालियत के ज़माने में वापस जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। याद है जिस ज़माने का हमें बताया जाता था कि इस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हम लोगों को बचाने के लिए, हाँ। और हम अपने आप को वापस उस वक्त में धकेलते जा रहे हैं। एक्चुअली जुगन, हम कभी जहालत से वापस आए ही नहीं हैं। हमने कुछ चीज़ों को ना, अपनी कदरों को, अपने नाम लेवा जो हम नाम नेहात तालीम है ना, इसको हमने नाम दे दिया है कि हम जहालत से बाहर हैं। तालीम हमें जहालत से बाहर नहीं निकाल सकती जब तक कि वो तालीम जो है वो आपकी मेंटल अवेयरनेस आपकी ना करे, आपके अंदर आपके शऊर को चेंज ना करे। आपको रट्टा लगाने से आप एक डॉक्टर बन जाएं, आपका पता लगे जी ओरिजिन इस मसल की इधर है, इंसर्शन इधर है, तो आप तालीम याफ्ता तो नहीं होंगे। जब तक तालीम जो है वो बेसिकली आपके अंदर आगही लाती है। अभी आपने बात की, इतनी खूबसूरत बात करी थी, मेरा दिल चाहा, हालांकि मेरा टाइम कम रह जाएगा, लेकिन उस बात के रेफरेंस से मैं बात कह रही थी कि बहुत प्यारी बात आपने की कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि हम जब दूसरों के लिए आसानी, बीइंग अ डॉक्टर, मैं अगर काम करती हूँ, अगर मेरी नीयत ये होगी ना कि मेरी एक छोटी सी मदद से इस बंदे के घर में रोशनी आएगी, उजाला होगा, तो वो एक्चुअली वही मेरी लाइफ है। एक पॉइंट आता है डॉक्टर साहिबा, हर इंसान की ज़िंदगी में जब वो मैरिड कपल होते हैं, अगर उनको बच्चे की ख्वाहिश हो, बड़े लोग होते हैं बेस्ट में जिनका दिल नहीं चाहता या कहते हैं कि वी डोंट वांट चिल्ड्रन, और वो उनकी अपनी मर्जी है। हम सबसे बड़ा जज रब ताला बैठा हुआ है, हम कौन है किसी पे जजमेंट पास करने वाले। लेकिन हर कपल जो शादी करता है यूजुअली वो यही सोचता है कि भाई हमने बच्चे भी करने हैं और कल को हम, और अक्सर जब मंगनी या निकाह हो जाता है और अभी रुखसती नहीं होती तो डिस्कशन, हम बच्चों का नाम ये रखेंगे, हमारे 3 बच्चे होंगे, हमारे 2 होंगे। बहुत सी होप्स एंड ड्रीम्स के साथ आप आगे बढ़ते हैं। हाँ। 1 साल गुजरा, बच्चा नहीं हुआ, 2 साल गुजरे, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल गुजर गए, अब पूरे ख़ानदान वाले भी कमेंट कर रहे हैं। हाँ। इर्द के पहले तो ख़ानदान वाले कमेंट कर रहे हैं, अब आपके 5 साल गुजर गए और जिधर भी आप जा रहे हैं हर बंदा औरत को स्पेशली पूछ रहे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है, तुमने अपने आप को चेक करवाया है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। मर्द से ये सवाल नहीं पूछा जाता। मजे की बात ये, मर्द से नहीं पूछते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे आपके बच्चे, वो कहते हैं नहीं जी बात ख़त्म हो जाती है। औरत के धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं पब्लिक स्पेस में 10 लोगों के सामने। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 सालों से जो मैंने अपनी मुहिम शुरू की है ना, मैंने इतनी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दे दी है कि अब लोग, एक मर्द दूसरे से पूछ रहा होता है यार वो सही सी बता कि तुम्हारा प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मैंने लोगों में, इस माशरे में ना, देखें पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल था इसका शऊर देना कि जी मर्द में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैंने इस पर बहुत एफर्ट्स किए हैं, लोगों के ऊपर काम किया, उन मर्दों को मोटिवेट किया कि वो माशरे के सामने बैठ के बताएं कि हमारा मसला था, ताकि लोग इलाज करें, ताकि लोग इलाज करें। व्यूअर्स, जब तक हम चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनका हल ढूंढने की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक, देखिए सबसे पहले किसी भी बीमारी का इलाज ये कि कबूल करना, एक्सेप्ट करना। नफ्सियात में कहते हैं सबसे पहले आपने एक्सेप्ट करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आप इलाज की तरफ जाएंगे ना। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप टकरे मारते रहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओवेरियन फेलियर आखिर है क्या चीज़, इसका रीज़न क्या है, इसका इलाज क्या है, और मज़ीद और क्या किया जा सकता है अगर ये इलाज के काबिल सिचुएशन ना हो। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वो सारे लोग जो सोच रहे हैं ये ओवेरियन फेलियर आखिर होता क्या है, बार बार हम ओवेरियन फेलियर कह रहे हैं, डोंट वरी, एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया है ताकि वो हमें बताएं कि ये होता क्या है। और अगर आप में से कोई इस मसले को फेस कर रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, इस मसले का हल ढूंढा जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा, ओवेरियन फेलियर आखिर होता क्या है? व्हाट ओवेरियन फेलियर है क्या, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब अगर हम उर्दू में करें तो हम कहेंगे कि अंडेदानियों का नाकाम हो जाना, यानी जो वो काम कर रही थी बेसिकली उनका काम करने की अहलियत का ख़ात्मा हो जाना, बेसिकली उर्दू में इसका ये मतलब है। लेकिन ओवरी क्या है? ओवरी, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर 3 ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से वो प्रोक्रिएट कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। एक उसकी है बच्चेदानी, यूट्रस जिसको कहते हैं, दूसरी उसकी है ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं, और तीसरी उसकी चीज़ है ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स जिनको कहते हैं। ठीक है, अब अगर तीनों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी खातून में तो वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकती। अच्छा, बाकी चीज़ें तो यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है बच्चा ही नहीं पैदा होगा, ट्यूब में प्रॉब्लम है बच्चा नहीं पैदा होगा, उसके भी तरीके हैं जो IVF से हम बच्चे पैदा करवाते हैं या और तरीके हैं, उन पे तो हम बात करेंगे। लेकिन ओवरी क्या है? ओवरी ना सिर्फ औरत के बच्चा पैदा करने में हेल्प करती है बल्कि एक्चुअली औरत को फेमिनिन लुक देने के लिए, उसको यूथ देने के लिए, उसकी सेहत को बरकरार रखने का एक ऑर्गन है तो ये इतना सा छोटा सा, जितना आप ये देखें इतनी सी जगह है, इतनी सी ओवरी होती है। हाँ। यानी आप ये समझ लें एक कबूतर के अंडे का जो साइज़ है एक्चुअली वो साइज़ होता है। लेकिन ये एक कबूतर के अंडे जितनी चीज़ औरत के अंदर इतनी अहम है कि अगर ये ऑर्गन अपना काम करना छोड़ जाए तो ये बात मेरी याद रखिएगा, जितने आप यूथ प्रोग्राम करती हैं, जितनी मर्ज़ी क्रीम्स लगा लें, जितने मर्ज़ी एंटी एजिंग लगा लें, उस औरत की जो यूथ है वो वापस नहीं आ सकती अगर उसका ओवेरियन फेलियर आ गया। अच्छा, स्किन का यूथ इलास्टिसिटी लाने के लिए देर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन यस कोलेजन आ गया जी, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, लेकिन औरत के अंदर जो ऑर्गन की हेल्थ है जिससे वो यंग रहती है, जैसे कि आप देखें किसी जगह पे कहत आता है तो क्या होगा, साइंस कहती है कि उसमें वहाँ के जो मर्द हैं सबसे पहले उनकी डेथ होगी या उनमें फेलियर आएगा, वो जल्दी बीमार होंगे। कहीं पे कोई बीमारी आई है, अभी आप देख लीजिए कोविड आया, ज़्यादातर डेथ्स जो थी वो मेल्स में हुई। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी मेल के अंदर अल्लाह ताला ने वो प्रोटेक्शन जो औरत में ईस्ट्रोजन की वजह से रखी है वो मेल में कम है। तो औरत की ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रही है? उसकी ओवरी से आ रही है। अगर उसकी ओवरी फेल होगी तो इसका मतलब है कि वो जो उसका कार्डियो प्रोटेक्टिव एक हार्मोन था या उसके बोन्स को मजबूत रखने के लिए एक हार्मोन था, वो डैमेज हो गया उस बेचारी का। इवन मैंने कई तो जिस तरह लोग सप्लीमेंट खाते हैं, जिस तरह आप खाते हो, मल्टीविटामिन ले ली या वो ले ली, तो एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट नहीं खा सकते मैम? मैं बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है कि चीज़ नहीं है तो बाहर से ले लें, ठीक है। अच्छा, मैं इंसुलिन भी तो लगाते ही है ना? बिल्कुल, डायबिटीज़ में। अच्छा, अब आपका यही बात का मैं जवाब दूं कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हम इलास्टिक टिश्यू ले लेंगे, कोलेजन ले लेंगे, लेकिन क्या जितनी मर्ज़ी आप ट्रीटमेंट कर लें, अगर क्या एक बूढ़ी खातून एक 18 साल की बच्ची का मुकाबला कर सकती है उसकी स्किन? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, फ़र्क होता है आप जो बाहर से लेते हैं इंग्रेडिएंट। दूसरी, इसके अंदर ओवरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ओवरी, मैंने आपको बताया कि छोटा सा एक ऑर्गन है, लेकिन मास्टरमाइंड पूरा वो ऐसा मास्टर ऑर्गन है कि जिसने बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। अब अगर कंट्रोलिंग ऑर्गन को की एक चीज़ को आप बाहर से देंगे तो इसके अलावा भी उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। ईस्ट्रोजन देने से उसको क्या होगा कि ईस्ट्रोजन खुद भी कार्सिनोजेनिक होती है। जब आप बाहर की ईस्ट्रोजन देते हैं तो हमारे दूसरे ऑर्गन, लिवर इसको उस तरह नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता जैसे उसने ओवरी की ईस्ट्रोजन को लिया है। इवन उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, उन लोगों में लिवर फेलियर होने के चांसेस हैं, उनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप देखें थैलेसीमिया का बच्चा आता है, उसमें क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है।
ब्लड नहीं है तो हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, थैलेसीमिक बच्चा है, मैं अपने बच्चे को ब्लड लगवा लूँगी, चाहे 10 बोतलें हों। लेकिन वो जो ब्लड कुदरत वाले ने अंदर बनाया, वो अगर हम बाहर से लगाते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बच्चे ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह उन ख़वातीन में भी कैपेबिलिटी टू लिव मोर लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो बहुत कम है। उन लोगों में अर्ली मोर्टेलिटीज़ हैं, मॉर्बिडिटीज़ तो होंगी, मॉर्बिडिटी का मतलब है कि उनमें बीमारियां आएंगी, मोर्टेलिटी का मतलब है कि उनकी डेथ से प्रोन हो सकती हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ख़वातीन कौन सी हैं जिनमें जो एट रिस्क हैं। अभी बहुत सारी ख़वातीन हाई अलर्ट हुई हैं मेरी बात सुन के डेफिनेटली, क्योंकि हर औरत जानना चाहती है क्या मेरे अंदर ये बीमारी तो नहीं आने वाली, और मेरी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से औरत को ओवेरियन फेलियर हो जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं ओवेरियन फेलियर कहते कब हैं। जो सने यास या मीनोपॉज औरत में आता है वो उसकी एज है 40 से लेकर 55 तक। कई ख़वातीन में 55 में भी सने यास आता है, कई ख़वातीन हैं उनका 40 के बाद भी आ जाता है। तो अगर किसी औरत में 40 से पहले सने यास आ जाए, मीनोपॉज आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड ओवेरियन फेलियर। ओके, अब ये वक्त से पहले क्यों आता है ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अभी ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ व्यूअर्स चल रहा होता है, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम। किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम है, किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है। इस चीज़ से घबरा जाना कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको हो गई है और सोचना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये अल्लाह ताला की तरफ एक तरह से नाशुक्री का इजहार करने का तरीका है। और आपको भी पता है कि इंसान को हर लम्हे शुक्रगुजार रहना चाहिए। और जब ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का हल है ही, तो फिर परेशान होने का रीज़न क्या? कमी होती है तो वो है नॉलेज की। और नॉलेज आपको मिलती है जब आप इस किस्म के प्रोग्राम सुनते हैं, थोड़ी सी खुद रिसर्च करते हैं, प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करते हैं और आपके मसले का आपको हल मिल जाता है। डॉक्टर साहिबा, आपने अभी ब्रेक से पहले जहाँ पे बात छोड़ी, मैं चाहूँगी कि हम वहीं से बात को कंटिन्यू। सही, हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है ओवेरियन फेलियर हो क्यों जाता है, चीज़ के मतलब क्या हमें समझ आ गई, होता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न है, वो है फैमिलियल, आपकी फैमिली हिस्ट्री होना, जेनेटिक प्रॉब्लम होना। जेनेटिकली मैं आज के आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तमाम लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में आपकी खाला को, आपकी अम्मी को जल्दी मीनोपॉज आया था और आपके पास बेटियां हैं, उन लोगों की बेटियां हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक उनकी शादियां जल्दी कर दें, क्योंकि उन बच्चियों में भी 30 तक मीनोपॉज आने का चांस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। नंबर 2, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो या वो बच्चियां जिन्होंने अभी अपना फ्यूचर बनाना है और उन्हें लगता है कि हमारी शादी के बाद हमारे लिए रुकावट होगी, वो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मैं अब लोगों के नाम मेंशन नहीं करती, हमारी IVF लैब में हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ओवम जो हैं वो स्टोर्ड हैं। आप लोग सुनते होंगे कि जी फ़लाँ खातून है, उसने जी 50 साल की उम्र में उसका बच्चा पैदा हो गया। वो कभी भी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि वो उनके ओवम, उनके एग फ्रीज़ होते हैं, ठीक है, या वो डोनर एग बाहर से करवाते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि अगर आपने कोई लेट मैरिज भी करनी है या कोई आपको लगता है आपकी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप अपने ओवम जो हैं वो फ्रीज़ कर सकते हैं और ये साल फ्रीज़ रह सकते हैं। अगली बात, नेक्स्ट बात आ गई, मैं सोच रही हूँ कि एक बुढ़ापे का बच्चा भी होना चाहिए, वैसे तो बड़ी खूबसूरती एक ओवम फ्रीज कर देते और कुछ 10 साल बाद एक और बच्चा कर देते, क्योंकि सारे बाकी तो बड़े होके अपने काम। अभी ये तुम्हारी एक्साइटमेंट और बढ़ाती हूँ। वो एक्साइटमेंट क्या है कि अभी बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ बच्चे का ही नहीं सोच रही होंगी, अभी क्या उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने अभी कहा है कि यूथ आपकी दोबारा नहीं आ सकती। इस पे भी अभी एक्सपेरिमेंटली लोग काम कर रहे हैं
कि अपनी ही ओवरी को बिफोर गोइंग टू मीनोपॉज ओवेरियन टिश्यू फ्रीज कराया जा सकता है, एंड आफ्टर मीनोपॉज जब आपको लगे कि अब बुढ़ापा आ गया, आप अपना ही टिश्यू दोबारा ग्राफ्ट करा लें। दिस इज कॉल्ड ऑटो ओवेरियन ट्रांसप्लांट। तो यानी कि आप फिर जवान हो जाएंगे? जी हाँ, क्या मौज है। किसने अपने अंडे फ्रीज कराने हैं? अच्छा नहीं, बट आई मीन मुझे पता है खुशी किस बात की हो रही है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें। व्यूअर्स 90% चैनल्स पे आपको ये बात ही नहीं करने देते, और पता है प्रॉब्लम क्या है? ऊट पटांग चीज़ें कर करके इंसान अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करता है या बच्चे पैदा करने की कोशिश करता है, जब बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं बात नहीं करते। पता नहीं क्यों इसमें कोई बुरी बात या अल्लाह माफ़ी दे कोई फहाश बात हो तो नहीं, बंदा कोई ऐसी बात नहीं। इल्म कभी भी फहाशी नहीं फैलाता, इल्म आगही लाता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट बात आ गई कि अगर आपका फेमिलियल, जैसे जिन लोगों में टर्नर सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और मेरा प्रोग्राम उनके लिए ये हेल्पफुल होगा कि अगर ऐसी आपकी डायग्नोसिस है, फौरी तौर पर आप अपना ओवेरियन फेलियर का, मैं टेस्टों पे भी आऊँगी कि आपने क्या कराने हैं। अब अगली रीज़न क्या है? अगली रीज़न जो हमारे पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है वो है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के बाद जो इससे भी ज़्यादा कॉमन है वो क्या है कि आप लोग जो गलत मेडिकेशंस, अभी शादी हुई तो आप चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको ओवाफिन लिख दी, क्लोमीफिन की गोलियां लिख दी, और वो खातून यस क्लोमिड, ओवाफिन, क्लोमीफिन, इसके बेशुमार नाम है, क्लोफर, लोगों ने रट्टे लगाए हुए हैं। आप फौरन बच्चा पैदा हो जाए। इवन मैंने देखा कि सासें मेडिकल स्टोर से ख़रीद के घरों में जाके अपनी बहुओं को दे रही होती। खुदा के लिए मेरी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को बैन करें, सवाए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी ख़वातीन में प्रॉब्लम ला रही है। एक खातून ने कहा मेरा बच्चा इससे हुआ था, दूसरी ने उसे कहा मुझे भी वही दे दो, हालांकि वो दूसरी के लिए मौत भी है वो मेडिसिन। हमने पहले देखना होता है, उसका नाप लेना होता है। मेरी बात को अगर ये मैं यहाँ से पब्लिक को ये मैसेज दे रही हूँ कि आप कपड़े सिलवाने जाते हो ना, पहले आप नाप देते हैं फिर आपके कपड़े स्टिच होते हैं। अगर आपने अपनी ओवरी का नाप दिए बगैर, मेजरमेंट कराए बगैर मेडिसिन खाई तो तैयार हो जाएं, आपका सने यास आपके वक्त से पहले आ सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं कि सोने की जो गोलियां होती हैं लेने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गोलियां लोग ऑफ द काउंटर जाके ले लेते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब फार्मेसीज कहते हैं कि आप हमें प्रिस्क्रिप्शन दें डॉक्टर की लिखी हुई, तो तब हम आपको देंगे। इसी तरह कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसके इस लेवल के सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको सबसे पहले प्लीज़ व्यूअर्स डॉक्टर से रुजू करें। खांसी आ रही है, आपने खांसी की वही दवाई ले ली जो आपके हमसायों ने ली, भाई उनको हो सकता है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपको वायरल इन्फेक्शन है, आप जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। प्लीज़ सोच समझ के। अच्छा, तो अब अगर डायग्नोस हो जाता है कि आपको ये ओवेरियन फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं, एक रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैं रीज़न्स बता रही थी ये ना हो मिस ना हो जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सॉरी टू से, मैंने अभी पिछले दिनों शौकत खानम में भी जो मेरे कोलीग्स हैं उनको भी इस बात पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है। बहुत सारे लोग जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं कि वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है और वो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करा रही हैं, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो आप तैयार हो जाएं कि आपकी ओवरी फेल हो जाएगी। सॉरी, डॉक्टर्स उस मुकाम पे ये बताते ही नहीं है कि या आप अपने ओवेरियन यानी फॉलिकल जो अंडे हैं या वो प्रिजर्व करवा लें, या ओवेरियन टिश्यू भी प्रिजर्व करवाया जा सकता है, ऑटो ओवेरियन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। जब आप बच जाएं तो उसी खातून में हम उसी का टिश्यू दोबारा ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी व्यूअर्स यही तो बात है। बाहर के ममालिक में ये तो मुझे पता है कि कनाडा में, अमेरिका में, मेरी एक दोस्त है कनाडा में, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी एंड बड़ी यंग एज पे, शी वाज ओनली 28 साल की थी। तो उनको डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि देखो ये जो ट्रीटमेंट है इससे बहुत मेजर चांसेस हैं कि आपका जो यूट्रस है और आपकी ओवरीज इफेक्ट होंगी।
उसने इसी तरह से अपने सारा जो एग्स हैं फ्रीज़ वगैरह करा लिए और अल्लाह का शुक्र है आज उसके 2 बच्चे हैं और अल्लाह का शुक्र है फुली रिकवर भी कर मैंने चुके कई हैं। हमने खवातीन छोटी सी सर्वाइवल में देखी हैं, हमने तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि लास्ट ब्रेक है ऑफ दिस आवर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि कौन से टेस्ट करेंगे, क्या क्या इसका तरीका है इसको तशखीस करने का और फिर उसका इलाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई इस फ्रेमिंग की हम क्या दाद दें जो एंज करके हमारा जो कैमरा है वो घूमता हुआ है। असल में इस वक्त मेरे पे फोकस नहीं करना चाह रहे ना ये लोग, आप पे फोकस रखना चाह रहे हैं। और एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि द स्टार ऑफ आवर शो इज़ यू तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर साहिबा जो बातें आप कर रही हैं ना लोग नहीं करते। और अगर कोई इस किस्म की ट्रीटमेंट से गुजरता भी है, उनको ओवेरियन फेलियर है, उनको पता चल गया, उन्होंने इलाज भी कराया, तो बताते नहीं है कि कहाँ से कराया। सिर्फ बोलने से व्यूअर्स हज़ारों लोगों का बेनिफिट हो सकता है। कभी इस किस्म की ट्रीटमेंट से गुजरें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो भी अपना इलाज करा सके। अच्छा, अब हमने डायग्नोज कैसे करना है ओवेरियन फेलियर, आप कैसे डायग्नोज करती हैं? सबसे पहले तो सिम्टम्स होती हैं हर खातून की। सिम्टम्स में ये आता है कि ख़वातीन कहती हैं कि हमें पीरियड्स काफ़ी दिनों के बाद आना शुरू हो गए हैं या कम अमाउंट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा उनमें हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि अचानक उनको गर्मी लगती है बॉडी के अंदर। उन्हें आम रूटीन में वो कहेंगी कि हमारी बॉडी हीट छोड़ती है। उसके बाद फिर उन ख़वातीन का एक ही वो जुमला होता है कि उसके बाद हमें तरेलियाँ आती हैं। तरेलियाँ क्या होती हैं? पसीना। पसीना, अच्छा ठीक। यानी कि इसको ठंडे पसीने आना, एक होता है पसीना आना, एक है ठंडे। आपकी बॉडी पहले हीटअप होती है, फिर उसके बाद ये देखो यार सीरियस बात है आपकी, मैं शक्लें देख के आगे से नहीं, मुझे अपनी अम्मी का टाइम याद आ रहा है जब और फिर कहती थी घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। हाँ। फिर उसके बाद जो है आपकी, इसके बाद आपको गुस्सा, एंगर, आपकी मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर जो ख़वातीन मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं उनको लग रहा है कि हमें अपना मियाँ भी अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे, तो यकीनन आप हो सकता है कि आप वक्त से पहले सनेयास में जा रही हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग इसको बड़े लाइटली व्यूअर्स बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस इशू है क्योंकि ये एक मेडिकल सिचुएशन है। एक ऐसी प्रोसेस से आपका जिस्म गुजर रहा है जहाँ पे बेसिकली आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, वो कबूल नहीं कर रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, तो उसकी रिएक्शन में वो बहुत सी चीज़ें कर रही है। ये वही वाली बात है कि कभी कभी बच्चा पैदा करने के बाद जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है, ख़वातीन को आज दिल ही नहीं चाहता अपना बच्चा जो अभी पैदा किया उसको उठाने का, और लोग कहते हैं ये क्या है, ये किस किस्म की माँ है, ये पागल है। तो वो एक नफ्सियाती मसले से गुजर रही होती है अपने हार्मोन्स की वजह से। बाकायदा डिजीज है, उसको तो लोग समझ नहीं सकते। इसी तरह ये ख़वातीन भी बाद में उन दिनों डिप्रेशन में जा सकती हैं। सन्यास बोन एक स्टार्ट हो जाती हैं। ख़वातीन कहेंगी मेरी हड्डियों में पेन है और शदीद पेन होती है। मैंने खुद ऐसी यंग लड़कियों को भी देखा है, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी हड्डियों में कोई चीज़ चल रही है। ये मिजरेबल कंडीशन है। इसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने अपने पहले बच्चे IVF, IUI या वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवाती रही हैं, दे आर मोर एट रिस्क। उनको ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर्स जल्दी हमें शुरू करवाने पड़ेंगे। दूसरी बात आती है जो लोग लैब्स का बताएं। देखिए ये तो आपने सिम्टम्स बता दिए ना। आपके पास कोई आएगा तो क्या करेंगे? लैब्स में हम एक तो FSH लेवल डे सेकंड पे करते हैं पेशेंट का। अगर किसी का FSH लेवल 20 आ रहा है, ठीक है, तो वो 1 महीना अपना फूड सप्लीमेंट है, जो लोग भी सुन रहे हैं वो DHEA सप्लीमेंट, ओवाफ्लो के नाम से भी पाकिस्तान में आती है, फेमिस्टिरॉन के नाम से भी आती है, गलेस्टिरॉन के नाम से भी आती है। आप लोग अगर आपका FSH लेवल 20 से ज़्यादा है फौरी तौर पर शुरू कर लें, 1 महीने के बाद कराएं। अगर आपका 20 से ऊपर ही आता है तो इसका मतलब है कि आपको ओवेरियन फेलियर है। देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट अ सर्टिफाइड यूनिट जहाँ पे ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी आगे हो। ये वो टेस्ट है जो लोग घरों में भी करवा सकते हैं।
पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पे ये टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन सीरम AMH। ये वो टेस्ट है जो किसी खातून का बग़ैर मेंसेस के भी एवेलुएट करा सकता है, चाहे वो पीरियड्स के किसी डे पे भी वो करवाएगी तो वो टेस्ट बताएगा कि इसमें ये ओवेरियन फेलियर है या नहीं। अगर आपका 1 से नीचे आ रहा है सीरम AMH तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। फौरी तौर पर अपने मुस्तनिद डॉक्टर जो इसकी ट्रीटमेंट को जानता है उसके साथ कांटेक्ट करें। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई कि ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा देखिए 45-50 साल की उम्र पे तो ख़वातीन को जब ये होता है तो फिर डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स वगैरह, गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देती है। लेकिन एक बच्ची है वो 28 साल की है या 30 साल की है, अब वो इस कंडीशन में चली गई है, अभी उसका बच्चा नहीं हुआ या शादी अभी अभी हुई है और बच्चे करने हैं, फिर क्या करें? अगर उसने बच्चा नहीं भी करना तो उस बच्चे की, मैं तो समझूंगी उस 20-25 साल के मेरे नज़दीक तो वो बच्चा ही है, बच्ची है, उसकी तो अभी अपनी ज़िंदगी के कितने मराहिल पड़े हैं। अभी उसकी बोन की ग्रोथ होनी थी, अभी उसके बहुत सारी बॉडी के टिश्यूज़ डेवलप होने थे जो कि इवन प्यूबर्टी के बाद हो रहे होते हैं। तो उसमें अगर उस बेचारी की बोन डेंसिटी अभी प्रॉपर हुई नहीं और उसको वक्त से पहले मीनोपॉज आ गया तो उसको ना सिर्फ ईस्ट्रोजन चाहिए बल्कि उसको तो ऐसी चीज़ चाहिए जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं। ये वो चीज़ है जो 2015 से पाकिस्तान में आई और हमने बहुत सारे लोगों को स्टेम सेल थेरेपी दी। और लेकिन इसमें एक चीज़ मेरी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो ये मैं मैसेज देना चाह रही हूँ। इस मैसेज के रेफरेंस में मैं आपको एक बचपन का 1 मिनट में एक वाक़या कोट करना चाह रही हूँ कि जब मेरी मुमानी की आंखें नहीं थीं तो मुझे पता चला कि किसी जगह पे कैंप लगा है। मैं आई वॉज इन मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे ना आँखों का अतिया आ गया और हर नाबीना उनको आंखें लग जाएंगी। मैं गाँव गई, आउट ऑफ द वे अपनी मुमानी को लेकर आई और मैं बहुत खुश थी। उनको मैंने कहा जी 100% मामी जान आपकी आंखें बन जाएंगी, आप देखना शुरू हो जाएंगी। वो मेरे बताए हुए, मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मुझे अभी रेटिना का और कॉर्निया का अभी नहीं पता था क्योंकि मैं 3rd ईयर में थी। खैर मैं गई, मैं उन्हें लेकर आई। जब मैं लेके बहुत थके खाते हुए जब उनको स्टेशन पर लेके आई लाहौर में तो मुझे पता चला कि उनका रेटिनल डैमेज है, कॉर्नियल डैमेज नहीं है। ट्रांसप्लांट कॉर्निया का होता है, रेटिना का नहीं होता। तो मुझे आज तक मुझे अफसोस होता है कि मैंने उन्हें इतने ख्वाब क्यों दिखा दिए, मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया था कि ये चीज़ जो है ये नहीं भी हो सकती। तो अभी जो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये चाह रही हूँ कि वो लोग जो है कहीं ऐसा ख्वाब ना देख लें कि मुझे स्टेम सेल लगेंगे तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। दिस इज़ नॉट 100%, लेकिन ये 50% लोगों में ये रिवाइव बैक करवा देता है और दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी इन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल एंड में आप अपने व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी क्लोजिंग में? अच्छा, जो आज का टॉपिक था ना, मैं आपको आज मेरा जो आप लोगों से कांटेक्ट है ना, ये नहीं कि मैं उन मेल्स को, अपने भाइयों को कोई पैगाम नहीं देना चाह रही, लेकिन आज मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन है। मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, आपने गौर करना है। दुनिया में आपके पास कोई अप्रोच नहीं है, आप मेरे तक पहुँच नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने आप को ख़ुद भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, आगाही रखें अपनी। मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो किए हुए हैं। जब आप डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ आप सर्च करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ घर बैठे आपके बताऊंगी। आपके जो सवाल होते हैं मैं उनको वीकली जवाब भी देती हूँ। नेक्स्ट जो बात है कि अगर आपको ओवेरियन फेलियर आ रहा है तो आप उसको घर बैठे कैसे करेक्ट कर सकती हैं, वो अपनी सोच के साथ कर सकती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में एक ऐसा ऑर्गन रखा है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। अगर इसके ऊपर आप खुशगवार असर डालेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखेंगी कि मैं ठीक हो सकती हूँ, तो यकीन करें, ये मैं नहीं, ये साइंस कह रही है कि पॉजिटिव थिंकिंग से भी लोग 25% रिकवर कर जाते हैं। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नेक्स्ट टाइम मेल्स में इनफर्टिलिटी, एग्जैक्टली टेस्टिकुलर फेलियर क्यों होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। मुझे खुद आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि आपके कैमरे से ना मुझे ख़वातीन नज़र आ रही थी कि जो मुझसे पूछना चाह रही हैं कि अब क्या करना है।
हर मसले का व्यूअर्स हल है अगर हम उस हल को ढूंढने की कोशिश करें तो। घर बैठ के रोएंगे, पिटेंगे, डिप्रेस होंगे, ये इंसान की एक नेचुरल फितरत का हिस्सा है। लेकिन सेंसिबल इंसान वो है कि आपको पता चला एक मसला है, आपने उसको कबूल किया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसकी तशख़ीस करना, पूरी इसके ऊपर रिसर्च करना, मुस्तनद डॉक्टर या डॉक्टर्स के पास जाना और फिर उसका इलाज करना और फिर पेशेंस के साथ, थोड़ी बर्दाश्त के साथ, थोड़ा अपने आप को टाइम दे के उस मसले के हल की तरफ जाना। बाकी ज़िंदगी, मौत, सेहत, ये सब तो हमारे रब के हाथ में है। ब्रेक के बाद कोई कतनिया रूमाया, कोई आपकी नजर है मैम, कतनिया रो माया, एक सोना तो लगना ते दूजा फेर भी तू माया। वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा। वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा। ते लोकां पाने बड़ा कत दी, ते लोकां पाने बड़ा कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावा। वे माया तेरे वेखण नू। कर दे ओले चरखे दी, चरखे दी हू कर दे ओले, याद तेरी दा तू बा बोले, याद तेरी दा तू बा बोले। ते निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कट दी हुलारे खावा। वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा। ते लोकां पाने बड़ा कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावा। वे माया तेरे वेखण नू। वसण नी देंदे सौरे पेके, वसण नी देंदे। बड़ी खूबसूरत लाइन है मैम। वसण नी देंदे सौरे पेके, मैनू तेरे भैन भुलेखे, मैनू तेरे भैन भुलेखे। ते अज मेरा जी करदा कर छड़ के मलंग बन जावा। वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा। ते लोकां पाने बड़ा कत दी,
ते लोकां पाने बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नू। थैंक यू। क्या बात है, वॉइस ऑफ फैसलाबाद, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या कहने, थैंक यू। अभी हमने रेसिपीज़ की तरफ जाना है व्यूअर्स, लेकिन एक चीज़ जो अक्सर होती है जब हम खाना बना रहे होते हैं, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं क्योंकि हम कपड़ों के ऊपर खाना गिर जाता है या चींटे उड़ के आ जाती हैं और कपड़ों में स्मेल आ जाती है जब हम खाना बनाते हैं। और उसके बाद जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन ना हो तो कपड़ों को जंग भी लग जाता है, कपड़े डैमेज भी हो जाते हैं। और जिस वॉशिंग मशीन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दाग बहुत अच्छे निकाले, वो आपके फैब्रिक को डैमेज कर देती है, और जो फैब्रिक को डैमेज नहीं करती वो दाग नहीं सही निकालती। लेकिन रॉयल की वॉशिंग मशीन, ये जो एक एब्सोल्युटली अमेजिंग वॉशिंग मशीन है, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा इसमें ये ड्रायर स्पिनर का ऑप्शन भी है। इट इज़ एन अमेजिंग वॉशिंग मशीन। इसकी सिंक लिड है, इसका जेट स्ट्रीम है, इसमें वाटरफॉल का ऑप्शन है, इसका लार्ज पल्सेटर है, इससे बिजली भी बचती है, एनर्जी सेविंग है। इसकी डबल प्लास्टिक बॉडी है, यानी कि इसमें जंग वाला कोई एलिमेंट नहीं होता, कपड़े नहीं आपके बिल्कुल ख़राब होते। ड्यूरेबल मोटर है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, और रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है। यानी कि अगर आपकी मशीन घर पे ख़राब हो भी जाती है, मशीन ठीक करवाने का प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज फ्री होम सर्विस आपके घर पे प्रोवाइड की जाती है। सो इससे ज़्यादा बेहतर और अमेजिंग ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है। इट इज़ एन ऑल इन वन अमेजिंग वॉशिंग मशीन, और देखें दिखने में भी खूबसूरत और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। ड्रायर के टाइमिंग्स मतलब सिंपल, नॉब टेक्नोलॉजी, देयर इज नो इशू, राइट। फिल करने का नोजल बहुत सिंपल है, हैवी, ड्रेन, प्रोग्राम सेलेक्टर, नॉर्मल, मतलब इसमें कुछ औखा नहीं है। वॉश का टाइमर आपने 3 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, मतलब बहुत ही सिंपल। इसकी टेक्नोलॉजी इज़ सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, और जल्द अज जल्द आपके कपड़े भी, और बाय द वे क्विक। ये नहीं कि आपने घंटों वेट करना है कि आपके कपड़े वॉश हों, कपड़े रगड़ने, धोने, ये वाली इन सब मसाइल से अब आप बच जाएंगे। आपके डेलिकेट से डेलिकेट कपड़े भी रॉयल की वॉशिंग मशीन में जब आप डालेंगे तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। देन ऑफ कोर्स रॉयल के जो अमेजिंग से फ़ैन्स हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इनका रूम कूलर हो गया, इनके पेडिस्टल फैंस हो गए, इनके सीलिंग फैंस आर अमेजिंग, देयर ब्रैकेट फैंस आर फैबुलस, मिस्ट फैंस है। Everything that you will need in the next coming months आपको www.royalfans.com पे मिल जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ मुनीरा के किचन में। मुनीरा जी बताइए हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, और जैसे कि आपको तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी आई हुई है, तो मैं स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी शेक। और स्प्रिंग ब्रेक है, जो जिसका मतलब है माओं की ब्रेकें ख़त्म। हाँ, बिल्कुल। और बच्चों को बहुत बार बार भूख लगती है, तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, आप स्ट्रॉबेरीज लाएँ, उसमें आप बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं। आप उनको कैसे बना सकते हैं, कपकेक के साथ, उसको उसकी क्रीम स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। मैं आज बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, जिसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेंगे, इसको मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था ताकि उसमें बर्फ़ डालने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। और उसमें हमने मिल्क डाला है, साथ में क्रीम ऐड की है, साथ में मैंने हल्का सा, बच्चे आजकल बहुत शौक से वो ड्रिंक पीते हैं रेड में, तो वो मैंने क्रीम के साथ मिक्स की है, वो साथ उसमें ऐड करूँगी और उसको बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, थोड़ा सा उसमें मेल्टेड हो गई है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आप इसको चला दें ताकि थोड़ा सा और इसमें हो जाए। और इसमें जो चीज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखें ज़रा, छोटे से कपकेक्स आप बनाते हैं, आप कपकेक के साथ भी स्ट्रॉबेरीज को कट करके लगा सकते हैं। जो बच्चे स्ट्रॉबेरीज वैसे बहुत शौक से खाते हैं, आप उसकी क्रीम और साथ मिक्स करके उसकी सॉस के साथ
ये तो आपका शेक मेरे ख्याल से रेडी हो गया। बिल्कुल, आप इसको उसके साथ भी कट करके लगा सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन है स्ट्रॉबेरीज की, स्ट्रॉबेरी शेक बनाए, स्ट्रॉबेरी का खाली ड्रिंक बनाए, स्ट्रॉबेरी को कट करके इसका ट्राइफल इसके अंदर डाल दूं अभी? हाँ, इसको इसमें डालेंगे। इसमें मैंने बच्चे बहुत शौक से कपकेक्स खाते हैं, मैंने कपकेक्स में स्प्रिंकल साथ किए हैं और उसमें आप मिक्स करके इसको खिलाएं। बहुत है, इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की है क्योंकि इसमें केक है साथ में। और दूसरी चीज़ है कि जैसे स्प्रिंग ब्रेक चल रही है तो ये बच्चे खुद भी बना सकते हैं। उनको ये भी है कि आपको ये डर होता है कि बच्चों को चूल्हों के करीब नहीं जाने देना और ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये है कि इस तरह के किसी मतलब ब्लेंडर में ही सारा कुछ डालना है, आग के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इशू नहीं है और ये एक बड़ा ही मज़े का एक सोल्यूशन बन जाता है। और इसके अंदर ये भी डालना है ऊपर से। हाँ, ये ऊपर थोड़ी सी आप इसकी गार्निश कर दें। अच्छा, अब सेकेंड हमारी जो रेसिपी है वो है पास्ता सैलेड, जिसमें पास्ता को मैंने बॉईल करके हल्का सा इसको मैंने सौते करके रख दी है, ठंडा हो रहा है। अब इसके लिए मुझे चाहिए फ्रेश वेजिटेबल्स। इसमें गाजर है, कैप्सिकम है, साथ में आप इसमें क्यूकम्बर ऐड करें, साथ में आप इसमें लेटस लीफ या अनियन वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे जो उनको पसंद है आप उसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, इज़ अप टू यू। इसके लिए मैं सॉस बनाऊंगी। इसमें मैंने इसमें आप चाहे तो ऑयल ऐड करें, बच्चों को आप देसी घी के साथ भी अगर बना के दें तो उसमें भी आप बना के दे सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में फ्रेशली चॉप जिंजर है, जिसकी मैं पहले एक सॉस बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम जिंजर गार्लिक ऐड किया मैंने। अच्छा, साथ ही इसमें मैं इसको हल्का सा सौते करें आप। और अगर बच्चे स्पाइसी मुझे पता है बहुत शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें ये लें पहले थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, उसकी बहुत अच्छा अरोमा। अच्छा, मैं बिल्कुल इसमें नहीं पसंद करूँगी कि आप इसमें पेस्ट ऐड करें। पेस्ट से एक तो ये कि एक तो बहुत से उसकी वो आपकी उसकी चिंगारे से निकलते हैं और आपके मुंह पे भी लगते हैं। आप फ्रेश चॉप करें, उसका एक अपना ही अरोमा होगा। साथ में इसमें आप इसमें ऐड करें, केचप ऐड कर लें, बारबेक्यू सॉस साथ ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हल्का सा बारबेक्यू को भी फ्लेवर दूंगी और इसमें केचप का भी फ्लेवर दूंगी। ठीक है, इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। इसको हम एक चिली गार्लिक सॉस टाइप भी कहते हैं, वो जो अक्सर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी खाते हुए देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और भी है कि बच्चों को ना बारबेक्यू का बड़ा अच्छा फ्लेवर है और बारबेक्यू सॉस के साथ बर्गर के साथ भी बहुत उनको पसंद है। आप उनको हल्का सा इसमें फ्लेवर दे सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप डाल दें इसमें, सॉरी टीस्पून बारबेक्यू सॉस की। और बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका। इसमें मैंने साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब अभी इसको हम कुक करेंगे। इसमें मैंने सिरका है, साथ वाटर है, साथ में हल्का सा मैंने इसमें टर्मरिक ऐड की है, हल्दी, और वो इसमें हम ऐड करेंगे जब ये सॉस थोड़ी सी इसकी बन जाएगी। फिर इसमें हम पास्ता को ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बना के भी रख सकते हैं। जब आपने पास्ता बनाना के बच्चों को देना हो फ्रेशली, आप पास्ता इसमें ऐड किया, इसको मिक्स किया, वेजिटेबल्स को हम ऐड करेंगे और उसको बना के देंगे। एक चीज़ का मैं बताऊंगी ख्याल कि अगर आप इसको बना के रख देंगे और आप सोचेंगे कि आप इसको 2-3 घंटे बाद बना के खिलाएं तो फिर वो चीज़ सही नहीं, उसका वो जायका नहीं आता। सॉस आप बना के रख लें इसकी और उसके बाद पास्ता आपने बना के इसको देना है। ठीक है, इसमें हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। और सिरका अगर एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें तो वो बेहतर है, सेब का सिरका जो होता है, क्योंकि जो सिंथेटिक विनेगर होता है उसके आपको पता है साइड इफेक्ट्स। अब इसमें नेक्स्ट वेजिटेबल्स, इसमें वेजिटेबल सारी हैं जो ये पड़ी है, एक मिनट दिखाएं। हाँ जी। अच्छा, ये वेजिटेबल सारी जिसको मैंने कट की है और उसको हल्का सा इसको मैंने इसी जिंजर एंड गार्लिक में मैंने सॉटेड, इसको मैंने हल्का सा स्टर फ्राई किया। आपने पकाना नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी क्रंचीनेस देख सकते हैं, बिल्कुल ही सॉगी सा नहीं हुआ। अगर आप इसको बहुत ओवर कुक करेंगे तो इसका वो फ्लैट टेक्सचर नहीं आएगा। इसमें हम ऐड कर देते हैं वेजिटेबल। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाएंगे ताकि आप जब फुल कुक करें तो आप उसको पूरी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे पास्ता थोड़ा सा। ये अच्छा, ये पास्ता की मिकदार को अगर आप थोड़ा कम रखेंगे ना, हाँ जी, और उसमें ज़रा वेजिटेबल ज़्यादा होंगी तो इस बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, बीफ भी डाल सकते हैं, प्रॉन्स, फिश, कोई भी मीट डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें इसमें हम इसको अब हल्का सा, वेजिटेरियंस अगर हैं तो वो इसके अंदर बीन्स डाल सकते हैं। और आप यकीन करें जो बच्चों की इतनी मैंने देखे कि ये इनकी फेवरेट डिश है ना कि वो कहते हैं बस हमें पास्ता किसी तरह से मिल जाए। लेकिन आप सॉस को अगर इसमें डाल देंगे ना, जितनी भी आप फिर सॉस बनाएंगे ना वो आपके लिए उतनी कम हो, क्योंकि सारा पास्ता जो उनसे होगा ना सॉस सारी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए आप पास्ता को सॉस में ऐड करें उस बजाय उसकी कुछ में ऐड करने के। इसमें हमारे पास ये प्लेटर रखा है, इस पर भी हम निकाल सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए ना, एक प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है व्यूअर्स। अब आप खाने पीने की हम लोग चीज़ें बनाते हैं, हम बॉदर नहीं करते उसकी प्रेजेंटेशन पे। अच्छा। हम कहते हैं कि अपने ही बच्चे हैं ना, वही खा रहे हैं ना, इतनी क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आप वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि अपने ही बच्चे हैं
उनके लिए मजे की चीज बनाना अच्छा, चाहिए क्या? अब ये तो हमने बनाया थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, ठीक है। अच्छा, अगर जो बच्चे बहुत स्पाइसी हैं, इवन के बड़े भी जिनको स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो चाहते हैं, वो केचप में नहीं खाना चाहते हैं ना, हाँ जी, तो हम उसके लिए इसमें दही इसमें ऐड करेंगे और दही में हम स्पाइसी सारे ऐड करेंगे अपने। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने दही इसमें ऐड कर दी। साथ में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा क्रश चिली ऐड करूँगी। ठीक है, ठीक है, साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, साथ हल्का सा सॉल्ट। उनको दूसरी से ना डाले ना ग्रीन चिली चलिए ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मैं कुक करूँगी। मेरे पास यहाँ पड़े टमाटोज पड़े हुए हैं, थोड़े से टमाटोज भी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ थोड़ी सी ये थोड़ा सा इसको कहते हैं ना आपका पाकिस्तानी देसी स्टाइल में, थोड़ा सा इसमें आप चाहें इसमें आप जीरा भी ऐड कर दें, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली भी थोड़ी सी ऐड करूँगी। You see, it just depends on what you want to, मतलब आपके घर में हाँ क्या जी। पसंद से खाया जाता है। मुझे बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं जिनको केचप का टेस्ट नहीं पसंद होता। हाँ, उनको That's इसीलिए okay। मैंने कहा कि जिनको केचप नहीं पसंद वो पास्ता पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए कि यही हम इसको रेसिपी को दही में मिला के इसमें डालेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कलरफुल हो और बहुत रेड हो, तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पेपरिका पाउडर ऐड कर लें। मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन आप नहीं, इसमें ये पेपरिका बाइट करेंगे अच्छा लग रहा है तो यार। वो बहुत अच्छा उसका आएगा। अभी इसको हम कुक करेंगे क्योंकि दही है, दही जब तक अपना टेक्सचर नहीं छोड़ेगा तब तक इसको हम इस पर मिक्स नहीं करेंगे। इसमें आप चाहें तो चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, फिश के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जुगन, ये जितनी भी रेसिपीज होती है ना, ये सेम वही चीज़ें होती हैं, थोड़ी इसकी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन के साथ बनाएंगे तो आप इसको बना सकते। अब जैसे देखिए, कि आप पास्ता को ही व्हाइट सॉस में बनाएंगे तो वो अल्फ्रेडो बन जाएगा। बिल्कुल। आप उसको रेड सॉस में बनाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। आप रेड एंड व्हाइट सॉस को मिक्स करेंगे तो वो रोजे सॉस बन जाएगा। आपने योगर्ट डाल दिया तो वो योगर्ट बेस्ड सॉस बन जाएगा। यू सी, इट्स नॉट एन इशू। आपने जैसे भी जो भी चीज़ बनानी है आप बना सकते हैं। बड़े लोग हैं जो प्योर क्रीम के साथ बना लेते हैं, चिकन पाउडर और क्रीम डाली, उसमें चीज़ डाली और उसके अंदर टॉस कर दिया। So you can pretty much do whatever you want to do. It just depends. अब इसमें हमने अपनी पास्ता डाली। इसकी फाइनल लुक मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 3 डिफरेंट वेरिएशंस तैयार हो गई जी। अब इन वेरिएशंस के बारे में हमें बताइए जरा पास्ता की। अच्छा, जो लास्ट वाली वेरिएशन थी सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम तीनों में, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना उसमें मैंने कोई सॉस ऐड की, ना मैंने योगर्ट ऐड की। जस्ट सिंपल वेजिटेबल्स थे जो कट, और पास्ता जो बॉइल्ड था, वो जो बिल्कुल चाहते हैं कि हमें सिर्फ फ्रेशली सैलड चाहिए, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका सिंपल सैलड है। ठीक है, ये मैंने योगर्ट के साथ बनाया है, जो केचप नहीं पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सॉस नहीं अच्छी लगती, और जिनको सॉस के साथ अच्छा लगता है वो हमने सॉस के साथ बनाई। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स थे सेम वही, उसकी 3 वेरिएशन के साथ मैंने उसको बनाया। इसको कैसे बना, अब देखिए ना, बात बड़ी सिंपल है। आप सिंपली एक ग्लास में डाल के भी स्ट्रॉबेरी शेक बच्चों को दे सकते हैं, या थोड़ा सा एक एफर्ट करके नीचे थोड़े से आपने कुकीज़ क्रम्बल कर दिए। भाई चले नहीं है आपके पास कपकेक्स, थोड़े से आपने कुकीज़ नीचे क्रम्बल कर दिए, ऊपर से आपने इस तरह से डाल दिया। अगर ज़रा ज़्यादा वो अनहेल्दी की तरफ जा रहे हैं, एक स्कूप आइसक्रीम का भी डाल दिया, साथ में चम्मच दे दिया, बच्चों के लिए एक स्नैक टाइप चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अंदर फिर कोशिश ज़रूर करें कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो फ्रेश ही यूज़ करें, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी अगर आपने फ्रोज़न यूज़ करनी है तो वो फिर खुद लें, उनको साफ़ सूफ करें और उनको फ्रीज़ कर दें, वो ख़राब नहीं होती। लोग महीनों स्ट्रॉबेरी सीज़न ख़त्म होने के बाद भी स्ट्रॉबेरीज को यूज़ करते रहते हैं। आम के साथ भी ऐसा ही होता है, बट शर्त ये है कि लें जो आपके पास एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी, उनको नीट एंड क्लीन करके उनके जो वो ग्रीन वाला हिस्सा है वो उतार दें जी। और मैं एक और भी टिप देना चाहूँगी कि जब स्ट्रॉबेरी आप लेकर आएँ तो आप उसको आते साथ ही वॉश मत करें। जब आप उसको खाना हो तब उसको आप वॉश करें और तब उसको खाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आप जैसे शेक बनाना है, कोई सैलड बनाना है, तो फिर आप स्ट्रॉबेरी को ला के उसमें पानी में जिसमें धोएंगे, हल्का सा उसमें सिरका उसमें स्प्रिंकल कर दें, ताकि वो थोड़ा सा उसका रिबन है, आपकी स्ट्रॉबेरी पानी छोड़ देंगी और उसका रेड पूरा आपके फ्रिज में आपकी हर चीज़ में आपका
होना शुरू होगा। हम स्ट्रॉबेरी लाते हैं, पहले रख दें, जब यूज़ करनी हो तो साफ तब करें, उसको वॉश करें। हाँ, बट ऑब्वियसली फ्रोजन अगर करने लगे हैं तो उसको वॉश करके वॉश करके उसको जिपर में जिपर करके उसी वक्त फ्रीज कर दिया। अब ये नहीं कि आपने उसको धोया और उसको आपने फिर फ्रिज में रख दिया 2 दिनों के लिए के बाद में फ्रीज करेंगे, देन डू इट इमीडिएटली। इसी तरह पास्ता की भी वेरिएशंस आज आपने आपके साथ शेयर की। आई नो कि बच्चे आजकल घर पे हैं और माएँ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं कि यार हम क्या करें, अभी तो हम रूटीन की तरफ आए थे, और ये मत भूलें कि अभी 2 महीने बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो जानी है। तो जिन लोगों के बच्चे स्प्रिंग ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ीद एंजॉय कराने के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हैं उनके साथ की जा सकती हैं इन द किचन। चूल्हे का काम ना कराएं, बाकी सारी चीज़ें करा लें। एनीवे, थैंक यू सो मच मुनीरा, ब्लेस यू। अब शो को क्लोज करते हुए मुनीरा का भी शुक्रिया, मोहसिन भाई का, मोहसिन म्यूज़िक बैंड का शुक्रिया, जिसमें क्रिस्टोफर, खुरम जावेद, मोहसिन एंड राशिद शामिल हैं। एंड देन ऑफ कोर्स स्पेशल थैंक यू टू सजाद अली जो स्पेशली फैसलाबाद से आए, द वॉइस ऑफ फैसलाबाद। जी सजाद, किस गाने से क्लोज करेंगे? मैं फैसलाबाद से हूँ, तो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी फैसलाबाद से हैं, तो ट्रिब्यूट का एक ट्रिब्यूट कर रहा हूँ उनको गाना। सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
साता एक पल चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना साडा कलियां जी नहीं लगना साडा कलियां जी नहीं